नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अखबार वाला पर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अब सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है भदोही संस्करण के बारे में, अमर उजाला के भदोही संस्करण के बारे में पूरी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की खबर। तो आज तो सबसे पहले तो ये देखिए, यह अखबार है आज की तारीख का, यानी कि 3 मई 2020 का है। ठीक है, आज है संडे या रविवार जिसे हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले पहले पेज पे हम लोग हैं इस समय। पहले पेज की कुछ खबरों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स से मिलेगी टैक्स। ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स से सशस्त्र बिक्री, टैक्सी, सैलून भी खुलेंगे, बसें नहीं चलेंगी। ठीक, लॉकडाउन 3.0 में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, पहले से ऑनलाइन जरूरी सामान ही खरीद सकते हैं। तो आइए इस खबर के बारे में जान लेते हैं। 4 मई से शुरू हो रहे तीसरे चरण के लॉकडाउन में ऑरेंज जोन व ग्रीन जोन में रहने वाले लोग घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी कर सकेंगे। खाने पीने के साथ गैर जरूरी वस्तुओं की श्रेणी में आने वाली मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, कूलर, टीवी जैसी वस्तुएं भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगा सकते हैं। वहीं ग्रीन जोन के साथ ऑरेंज जोन में भी नाई की दुकानें व सैलून खोले जा सकेंगे, जबकि रेड जोन में इनकी मंजूरी नहीं होगी। ऑरेंज जोन में जिलों के भीतर या एक जिले से दूसरे जिले में बसों की आवाजाही पर भी पाबंदी होगी। ठीक, नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को दिशा निर्देशों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने ऑरेंज जोन में लोगों को और वाहनों की आवाजाही पर भ्रम दूर करते हुए कहा कि ऑरेंज जोन में टैक्सी व कैब को अनुमति दी गई, बशर्ते ड्राइवर के साथ 2 यात्रियों। ठीक, एक जिले से दूसरे जिले में लोगों व वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी है। मंजूरी सिर्फ अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए ही होगी। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा 2 यात्री ही बैठ सकेंगे। ग्रीन जोन व ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स के जरिए गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर पाबंदी नहीं है। नए नियमों के तहत अधिक संक्रमण वाले मामले रेड जोन या हॉट स्पॉट में ई कॉमर्स कंपनियां अभी केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति कर सकती हैं। वहीं ग्रीन व ऑरेंज जोन दोनों क्षेत्रों में जरूरी और गैर जरूरी दोनों तरह की वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकेगी। ठीक, शराब से संबंधित खबर है। तो मंत्रालय ने फिर स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री कुछ शर्तों के साथ अब ग्रीन जोन के साथ साथ ऑरेंज व रेड जोन में भी हो सकेगी। सिर्फ कंटेनमेंट इलाकों में ही रोक रहेगी। जिन 3 जोन में शराब की बिक्री होगी वहाँ एकल दुकान ही होनी चाहिए, किसी शॉपिंग मॉल या मार्केट में नहीं होनी चाहिए। दुकान पर ग्राहकों को एक दूसरे से 6 फुट यानी 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। दुकान पर एक वक्त में 5 से ज़्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेड जोन में भी घरेलू सहायिकाएं। रेड जोन में शर्तों के साथ घरेलू सहायिकाएं काम कर सकेंगी। हालांकि बाहरी लोगों को घरों में काम करने की मंजूरी देने का काम RWA को सौंपा गया है। जिस घर में नौकर या कोई श्रमिक काम करेगा वहां स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना होगा। किसी भी तरह की अनहोनी होने पर इसकी जिम्मेदारी घर के मुखिया की होगी, जो अपने यहाँ किसी को काम पर रखेगा। अगली खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के निर्देशों के अनुरूप समस्त आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफसरों से कहा कि सभी जरूरी उपाय अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जाए। निर्माण क्षेत्र को जरूरी एहतियात के साथ खोला जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। PM आवास व मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य संचालित किए जाएंगे। इनसे मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। अगली खबर महिला जनधन खातों से कि महिला जनधन खातों में सोमवार से मिलेंगे 500 रुपये की दूसरी किस्त। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाताधारकों के खातों में 500 रुपये की दूसरी किस्त 4 मई से मिलने लगेगी। महिलाएं खाता संख्या के हिसाब से पैसा निकाल सकेंगी। 11 मई के बाद महिलाएं कभी भी किसी भी बैंक के ATM से राशि निकाल सकती हैं। सरकार 20.5 करोड़ खाताधारी महिलाओं को 3 माह तक हर माह 500 रुपये की आर्थिक मदद दे रही है और अप्रैल में पहली किस्त मिल चुकी है। ये सरकार ने जो है 11.45 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का आदेश दिया है, HCQ जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक, सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 11.45 करोड़
टैबलेट खरीदने के आदेश दिए जिन्हें केंद्र ने 50 से ज़्यादा देशों को जिन्हें केंद्र ने 50 से ज़्यादा देशों को मलेरिया की यह दवा भेजी भी है। ठीक, अगली खबर पालघर मॉब लिंचिंग से संबंधित है, तो क्या है देखते हैं। तो महाराष्ट्र के पालघर के 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या में गिरफ्तार एक आरोपी कोरोना से संक्रमित मिला है। पुलिस ने आरोप मामले में 115 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसे 20 अन्य आरोपितों के साथ पुलिस लॉकअप में रखा गया था। अब उन आरोपियों और 23 पुलिस वालों को क्वारंटाइन किया गया है। एक खबर और है कि देखिए, पहली बार देश में जो है एक ही दिन में, कितने दिन में, एक ही दिन में 2411 नए मरीज सामने आए। मतलब मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, एक नज़र आइए डाल देते हैं हम लोग कोरोना की रिपोर्ट पर। तो भारत में अब तक कितने पेशेंट हो गए, ये हो गए, कितने संक्रमित हो गए, ये हो गए 37,776। विश्व भर में 34,26,437। भारत में ठीक कितने हुए हैं अब तक, तो 10,018 मरीज ठीक हुए हैं। विश्व में 10,94,016 पेशेंट ठीक हुए हैं। मौतें कितनी हुई हैं, तो भारत में अब तक 1223 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी प्रकार से विश्व में अब तक 2,40,498 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भदोही से ही आ रही है। ठीक, और ये प्रथम पृष्ठ की खबर है। ये खबर है कि भदोही के ज्ञानपुर से आ रही। तो जिले का एक और युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुंबई में टैक्सी चलाने वाला सेमरात गांव का रविशंकर दुबे मुंबई से घर आते समय पिछले दिनों खांसी बुखार होने पर प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचा था। जांच के बाद शुक्रवार रात उसके कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट आई है। सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि उसे प्रयागराज से सीधे मिर्जापुर मंडली अस्पताल भेजा जाएगा। भदोही में इससे पहले 2 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से एक अब स्वस्थ है। ठीक, मतलब सक्रिय मरीज कितने हैं भदोही जिले में, तो यह है 2। ठीक, प्रदेश में अब तक कितने संक्रमित हैं, तो ये प्रदेश में अब तक संक्रमित पेशेंट हैं 2,455 लोग। ठीक, जिसमें से कोरोना प्रभावित 64 जिलों में से 6 में कोई सक्रिय मामला नहीं भी है। और इस पेज पे प्रथम पृष्ठ पे कुछ खास न्यूज़ नहीं है जिसे हम लोग डिस्कस किया जाए। तो चलिए चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। दूसरे पेज पे जाने से पहले एक बात बता दूं आपको कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे ई पेपर पढ़ ले रहे हैं या सुन ले रहे हैं या देख ले रहे हैं, जो भी है, तो आप लोग न्यूज़पेपर लेना ही बंद कर दीजिए। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जो है अखबार लेना ज़रूरी है। अखबार ज़रूरी है इसलिए कि पढ़ने की आदत बनी रहनी चाहिए। किस लिए, ताकि पढ़ने की आदत बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पढ़ना ही भूल जाएं आप लोग। पढ़ने की आदत बनी रहनी चाहिए हमेशा। ठीक है, इसीलिए ई पेपर तो आप लोग देख ही रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो सब आपके लिए ज़रूरी हो। कुछ आपके लिए गैर ज़रूरी खबरें भी हो सकती जो मैं पढूं, या फिर कुछ ज़रूरी खबरें ऐसी होंगी जो मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे वो गैर ज़रूरी लगेंगी। ठीक है, ये एक दूसरे के विचारों पर निर्भर करता है। इसीलिए आप न्यूज़पेपर ज़रूर से ज़रूर लें। ठीक है, और जो लोग नहीं ले रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी न्यूज़पेपर लें। तो चलिए चलते हैं अगले खबर की तरफ या अगले पेज की तरफ। यह खबर आ रही है गाजीपुर से। तो गाजीपुर के बारे में जैसा कि हम लोग शुरू से जानते हैं कि हमारा यह जो संस्करण है यह सिर्फ भदोही ज़िले से संबंधित है और भदोही की मुख्य खबरों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी प्रादेशिक और राष्ट्रीय खबरों के बारे में देखेंगे, या फिर भदोही और अन्य ज़िलों की मुख्य खबरों के बारे में। तो ऐसा इस पेज पे कुछ नहीं है कि जिसे हम लोग यहाँ पे चर्चा किया जाए, जिसके बारे में चर्चा की जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज भी गाजीपुर से ही संबंधित है। ये भी गाजीपुर की खबरों के बारे में है। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है।
खास जिसके बारे में चर्चा किया जाए यहाँ पे। ठीक है, एक नज़र डाल लीजिए आप लोग। नेक्स्ट खबर हमारा भदोही जिले से संबंधित है, तो इसमें देख लेते हैं क्या खबर जरूरी है। सबसे पहले तो जो प्रथम पेज की खबर थी, मुंबई से लौटे युवक को हुआ था कोरोना और स्वरूप रानी में दिखाने के बाद पता चला था कोरोना पॉजिटिव है, तो उसके बारे में खबर है, तो इसे डिटेल से देख लेते हैं क्या खबर है। हेडिंग क्या है, तो प्रयागराज में पॉजिटिव मिला जिले का युवक। ठीक, मुंबई से घर लौटते समय प्रयागराज में कराई थी जांच। देखिए, ज्ञानपुर भदोही से खबर है, तो जिले का एक और युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मुंबई में टैक्सी चलाने वाले युवक में संक्रमण की पुष्टि प्रयागराज में हुई, उसे वहीं स्वरूप रानी अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले से जुड़ा कोरोना का यह तीसरा केस सामने आया है। डींग क्षेत्र के सिमरात गांव निवासी रविशंकर दुबे पुत्र लालचंद्र गत दिनों मुंबई से घर आते समय खांसी बुखार की शिकायत होने पर प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में पहुंचा। चिकित्सकों ने उसका सैंपल जांच के लिए भेजा था। शुक्रवार देर रात रिपोर्ट आई तो वह पॉजिटिव निकला। इसकी सूचना भदोही सीएमओ को दी गई। सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह के मुताबिक उसे प्रयागराज से सीधे मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल भेजा जाएगा। युवक के गांव में भी एहतियात बरती जाएगी। पता चला है कि कुछ लोग उसके साथ आए थे, उनकी भी जांच की जाएगी। इसके लिए उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव मरीज के घर के 9 लोगों के सैंपल भी ले लिए गए हैं। कहाँ के, तो ये जो नारायणपुर, कल की खबर जो हमारी थी, और आई के कलूरपुर नारायणपुर में शुक्रवार को मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर व पड़ोस के कुल 9 लोगों की जांच के लिए शनिवार को राजकीय एमबीएस अस्पताल में स्वैब लिया गया। ठीक, और इन स्वैबों की जांच के लिए कहाँ भेजा गया, तो इनकी जांच के लिए प्रयागराज भेजा गया है। ठीक है, देखिए, एक खबर यह है कि मुंबई से भी काफ़ी संख्या में लोग भदोही पहुंचे हैं। ऐसे लगभग 80 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर उन्हें घर जाने दिया गया है। ठीक है, उन्हें अपने घर में ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहने को निर्देशित किया गया है। 14 दिन बीतने के बाद वे स्वतंत्र हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर वही कलूरपुर नारायणपुर से है कि 1339 घरों का सर्वे कर लिया गया, गांव को भी सील कर दिया गया है। ठीक, 1339 घरों का सर्वे किया गया है, साथ ही साथ गांव को भी सील कर दिया गया है। देखिए, और हाँ, क्षेत्र के नारायणपुर गांव के कलूरपुर पूर्वे में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव एवं सटे इलाकों के 1339 घरों का सर्वे कर जांच की। सतर्कता के मद्देनजर गांव की सीमाओं को सील कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट खबर जो आज कल मिला है कोरोना पॉजिटिव मरीज, उससे संबंधित है कि 25 लोगों की स्क्रीनिंग हुई। देखिए, सेमरात के महमूदपुर में कोरोना पॉजिटिव युवक के मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। पहले तो युवक के घर वाले कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन बाद में सभी जांच कराने के लिए राजी हुए। सेमरात के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जियाउल हक अंसारी के नेतृत्व में 25 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। डींग सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गुलाब शंकर यादव ने कहा कि सभी का सैंपल लेकर आला अधिकारियों को भेजा गया। जांच टीम में सत्यप्रकाश सिंह, ऋतुराज पांडे आदि हैं। ठीक, नेक्स्ट खबर ये है कि 1400 किलोमीटर साइकिल चला करके कुछ लोग मुंबई से घर आ रहे हैं अपने लिए। सभी लोगों को जो है एमबीएस राजकीय अस्पताल में सभी लोगों ने जो है एमबीएस राजकीय अस्पताल में अपनी अपनी जांच भी करा ली है। ये तो वे लोग हैं जो जाते हैं और ईमानदारी से जांच करा लेते हैं। ठीक, एक खबर ज्ञानपुर उनसे, तो यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण कह रहा है। लॉकडाउन में परेशान प्रवासियों के आने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। बाइक, दुपहिया एवं ट्रकों के माध्यम से आने वाले 200 से अधिक मजदूरों को शनिवार को ऊंज की सीमा पर रोका गया। सभी हैदराबाद, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर से अपने घर महाराजगंज, बलिया, छपरा, गया आदि जा रहे थे। तहसीलदार ज्ञानपुर देवेंद्र यादव और ऊंच पुलिस ने सभी को रोककर रामदेव पीजी कॉलेज जंगीगंज में क्वारंटाइन किया। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। तहसीलदार ने कहा कि 200 प्रवासी मजदूर विभिन्न साधनों से आए थे।
उन्हें रोककर खाना खिलाया गया। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर क्वारंटाइन किया गया है। यह विवाह को लेकर खबर आ रही कि लॉकडाउन के बाद, यह तस्वीर आप लोग देख ही रहे होंगे अपने अपने स्क्रीन पे, तो लॉकडाउन में शादी के बाद बाइक से दुल्हन को लेकर जाता दूल्हा। तो खबर देखते हैं क्या है। खबर इस तरीके की है कि ज्ञानपुर के पाली वार्ड नंबर 9 के निवासी राम बहादुर पाल के पुत्र आशीष पाल की शादी जो है पाली क्षेत्र के नागमलपुर गांव में तय थी। बारात 1 मई को जानी थी। इसके लिए घर में तैयारियां चल रही थी। इसी बीच लॉकडाउन घोषित हो गया। परिवार वाले इस इंतजार में थे कि शादी तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। बाद में सरकार ने लॉकडाउन 3 मई तक कर दिया। इससे पेच फंस गया। दोनों परिवारों ने शादी समारोह सादे ढंग से संपन्न कराने पर सहमति बन गई। शुक्रवार को आशीष की बारात नागमलपुर गांव में गई थी। बारात में केवल 5 लोग थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी की रस्में तय की गई तथा सुबह दूल्हा बाइक से ही दुल्हन की विदाई करा के ले गया। अगली खबर हमारे कोरोना वॉरियर्स के बारे में है। ठीक, इसमें क्या किया गया, जिसमें गोपीगंज में जो पुलिसकर्मियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा की गई। आप ये देख सकते हैं, सूर्यावा नगर से कोरोना वॉरियर्स की जो टीम गुजर रही है, यानी पुलिस विभाग की जो टीम जा रही है। नेक्स्ट एक खबर आ रही जो कि बहुत ही असमंजस भरी स्थिति वाली खबर है। देखिए क्या खबर है, पहले देखते हैं। कोरोना संदिग्ध को एम्बुलेंस में छोड़कर भागा चालक। पूरी खबर देखते हैं हम लोग। कोरोना के एक संदिग्ध को औराई से सूर्यावा क्वारंटाइन सेंटर ले जा रहे एम्बुलेंस चालक मोड़ बाजार के बंद रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी छोड़कर भाग गया। ठीक, बताया जा रहा है कि क्रॉसिंग में 500 मीटर पहले ही चालक ने दुर्घटना को भी अंजाम दिया था। बीच सड़क पर जिस प्रकार से वह गाड़ी खड़ी रही, उससे आसपास के लोगों में दहशत व्याप्त हो गया। जानकारी हो कि गोपीगंज क्षेत्र के बरजी गांव से संदिग्ध सत्यम मिश्रा को लेकर जा रहा चालक एम्बुलेंस तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। इस दौरान रास्ते में स्पीड ब्रेकरों का भी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कई बार वाहन उछल भी गई थी। कुछ लोगों ने बताया कि रेलवे फाटक पर पहुंचने से पहले उसने दुर्घटना भी की, जिससे बंद रेलवे फाटक देखकर लोगों के भय से एम्बुलेंस वहीं छोड़कर भाग गया। मौके पर केवल एम्बुलेंस देखकर लोग घबरा गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से भीड़ हटाया और एम्बुलेंस में सवार मरीज को सांत्वना दिया। ज्ञात हुआ कि सत्यम दिल्ली से शनिवार को अपने गांव पैदल ही लौटा था। मोड़ पुलिस चौकी प्रभारी सुनील यादव ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति काबू में किया। बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों का फोन नहीं उठने से दूसरे चालक की व्यवस्था करने में काफ़ी समय लगा। हालांकि देर रात दूसरा एम्बुलेंस मंगाकर मरीज को सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा दिया गया। ठीक है, यह कुछ चित्रकारियां बना रहे हैं बच्चे। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर क्या है, तो अगली खबर है कि ये ज्ञानपुर के भदोही के चौरी जिले से आ रही, चौरी क्षेत्र से आ रही। इसमें क्या है, प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। इसके अलावा एक खबर है कि लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों को लंच पैकेट, राशन और किट वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट खबर सररोई से आ रही है। तो यह है कि राशन कम मिलने पर यहाँ पर महिलाओं ने हंगामा किया। क्या खबर है देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए, भदोही ब्लॉक के दुलमदासपुर गांव में शनिवार को राशन कम मिलने से नाराज होकर महिला कार्डधारकों ने हंगामा किया। आरोप लगा कि एक और शासन प्रशासन गरीबों, मजदूरों और असहाय परिवारों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार उस पर खरा नहीं उतर पा रहा है। कोटेदार प्रति यूनिट मिलने वाले 5 किलो राशन के सापेक्ष 4 किलो ही दे रहा है। सवाल करने पर दुर्व्यवहार कर भगाने और पात्रता श्रेणी से नाम कटवाने की धमकी भी दी जा रही है। राशन लेने से इनकार कर रहे कार्डधारकों को कोटेदार तन्नू परवीन उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन कार्डधारक पूरा यूनिट लेने पर अड़े रहे। सूचना पर 112 नंबर पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली।
ठीक है। नेक्स्ट डीजल टैंकर चोरी का मामला है। यहाँ पे आईओसी की टीम ने जांच शुरू की, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट भी भेजेगी। देखिए दुर्गागंज से खबर आ रही है। घटतौली के आरोप में आनंद डी स्थित पेट्रोल पंप पर सीज हुए डीजल से भरे टैंकर की जांच शनिवार को आईओसी अलीनगर मुगलसराय की टीम ने शुरू कर दी। जांच रिपोर्ट पूर्ण होने पर जोनल कार्यालय को भेजी जाएगी। कयास लग रहा है कि जोनल कार्यालय प्रकरण में ट्रांसपोर्टर और टैंकर चालक पर कार्रवाई कर सकती है। आनंद दी पेट्रोल पंप आनंद दी पेट्रोल पंप संचालक पुष्पुंजय कुमार ने डीजल से भरे टैंकर को डिपो से मंगवाया था। लॉकडाउन में किसी तरह चालक डीजल लेकर पंप पर पहुंच तो गया, लेकिन जब माप कराई तो लगभग 800 लीटर डीजल कम मिला। चालक से पूछताछ हुई तो वह कुछ भी बताने के बजाय टैंकर को छोड़कर भाग निकला। शक की पुष्टि करने के लिए पंप संचालक ने शिकायत जिला आपूर्ति अधिकारी अमित कुमार तिवारी से की। दूसरे दिन शनिवार को डिपो से तकनीकी अधिकारी मनीष चौधरी, एरिया सेल्स अधिकारी रवि प्रसाद ने बारीकियों के साथ जांच कर बड़ी गड़बड़ी की पुष्टि की। अधिकारियों ने कहा कि डिपो से टैंकर लोडिंग होते समय पूरी पारदर्शिता बरती जाती है और टैंकर की जांच भी। ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलीभगत कर चालक दल गुप्त टैंक लगवा लिए जाते हैं जिसमें 1000 लीटर तक डीजल की चोरी की संभावना रहती। पंप संचालक का आरोप रहा कि जांच के समय जिला पूर्ति विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी कमी को छुपाने के लिए देर तक नहीं पहुंच सके थे। विभागीय मिलीभगत पर लोग तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भी मढ़ते रहे। देखना अब यह होगा कि जोनल कार्यालय का शिकंजा घटतौली में लिप्त लोगों पर कितना असर छोड़ता है, या कि फिर पूर्व के दिनों की तरह ही मनमानी का खामियाजा पंप संचालकों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज खबर है हमारी, ये लाला नगर से एक खबर कि 2.5 किलो गांजा तस्कर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यह खबर है लाला नगर के गोपीगंज थाना क्षेत्र से आ रही है कि यहाँ के कोल्हापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास में हिरासत से लिए गए गांजा तस्करों को शनिवार को जेल भेजा गया। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। ठीक है, यह खबर भी हमारी कल की खबर से संबंधित है और उसी के आगे की कार्रवाई के बारे में बताता है, जिसमें कार्रवाई सिर्फ इतनी थी कि उनको जेल भेज दिया गया हिरासत में लेकर के। ठीक, नेक्स्ट खबर, अनुपस्थित नोडल अफसरों पर कार्रवाई की संस्तुति की जा रही। देखिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर दूसरे दिन भी सर्वर डाउन होने के कारण राशन का वितरण जरूरत के हिसाब से नहीं हो सका। कहीं राशन में कटौती तो कहीं सर्वर को लेकर कार्ड धारक परेशान रहे। पूर्ति विभाग ई पास मशीनों को चलाने में असमर्थता जता रहा है। डीएसओ अमित कुमार तिवारी ने शुक्रवार को डीग ब्लॉक में निरीक्षण किया तो नोडल अधिकारी अरतामरसड़ा और शिवसेवक पट्टी अनुपस्थित मिले, जिनके खिलाफ आपूर्ति निरीक्षक डीग ने बीएसए को कार्रवाई के लिए संस्तुति पत्र भी भेजा है। कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन में अंत्योदय कार्ड धारक, मनरेगा और श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों को निःशुल्क राशन के साथ ही पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निर्धारित मूल्य दर पर राशन देने का प्राविधान जिला पूर्ति विभाग 1 मई से वितरण कराने का दम्भ तो भर लिया, लेकिन नेटवर्किंग व्यवस्था बेपटरी हो जाने से सारी तैयारियां बेपटरी होकर विभागीय कार्यप्रणाली की हकीकत एक ही दिन में सामने लाकर रख दिया। जनपद में एक साथ 744 ई पास मशीनों के हालात यह रहे कि कहीं कुछ मात्रा में वितरण करा सकी तो कहीं बोहनी तक हो पाना असंभव रहा। शनिवार को ऊज मुगरहा के दुकानदार रामकृष्ण सिंह, दरवंशी के उमाशंकर गुप्ता, रजमला के उमाशंकर यादव ने कहा कि सर्वर डाउन होने के चलते ई पास मशीन काफ़ी धीमी गति से चल रही है, जिससे अधिक संख्या में कार्ड धारकों को वितरण कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। डीएसओ अमित तिवारी ने कहा कि यह समस्या किसी एक जनपद की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है। जैसे जैसे लोड कम होगा वैसे वैसे मशीनें भी रफ्तार पकड़ती रहेंगी। 12 मई तक वितरण का समय सुनिश्चित है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। यह खबर अपना पूर्वांचल से है, तो इसमें मेरे खबरों को हम लोग थोड़ा छाट करके भी पढ़ेंगे। तो पहली खबर है कि मिर्ज़ापुर में पेट्रोल पंप संचालक ने दी अपनी जान।
दूसरी खबर एसपी कार्यालय का लिपिक क्वारंटाइन में सैंपल जांच के लिए भेजा गया। यह खबर बलिया से है। तीसरी खबर जो कल का हमने ऐड डिस्कस किया था अमर उजाला के वेबिनार के बारे में, इसमें ऑनलाइन करियर को लेकर विद्यार्थियों की उलझनों को दूर करेंगे शिक्षाविद। ठीक। नेक्स्ट खबर एक वाराणसी से आ रही। इसमें एक दरोगा ने जो है टिकटॉक पर वीडियो बनाया AK-47 के साथ, इसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। अगली खबर वाराणसी से है कि नई व्यवस्था से कल खुलेगी सप्तसागर की दवा मंडी, मतलब दवा मंडी कल से खुल जाएगी। इसे हम लोग देख लेते हैं। वाराणसी के मड़ौली निवासी वाराणसी, ठीक, यह खबर वाराणसी से है। मड़ौली निवासी दवा कारोबारी के 24 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने के बाद से बंद चल रही सप्तसागर दवा मंडी 9 दिन बाद 4 मई को बदली व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से 3 बजे तक खुलेगी। दवा मंडी में वाराणसी समेत आसपास के जिलों के रोजाना 5 से 6 हज़ार छोटे बड़े दवा कारोबारी आते हैं। इसके अलावा 514 दुकानों पर कुल मिलाकर 2.5 से 3 हज़ार लोग काम करते हैं। 24 अप्रैल को दवा कारोबारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर और एक कर्मचारी के भी संक्रमित होने पर इस क्षेत्र को हॉट स्पॉट बना दिया गया है। शनिवार को ADM सिटी विनय सिंह और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज खन्ना, महामंत्री संदीप चतुर्वेदी की बैठक में 4 मई से खोलने का फैसला हुआ है। इसको देखते हुए सहायक औषधि आयुक्त KG गुप्ता, ड्रग इंस्पेक्टर सौरभ दुबे शनिवार को मंडी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट हमारा युवाओं से संबंधित पृष्ठ है। इसमें देखते हैं सबसे पहले जॉब अलर्ट के बारे में। सबसे पहले तो मैनेजर सहित कई पदों के अवसर आए। कहाँ पे आए? दिया है ITI लिमिटेड में। ठीक, आयु सीमा 40, 42 और 50 वर्ष है, यानी पदों के अनुसार अलग अलग है। पदों की संख्या कुल कितनी है? तो यह है 32। कितनी है? 32। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मेडिकल क्षेत्र के लिए आया हुआ है। इसमें कुल पदों की संख्या 8 है। ठीक, पद का विवरण तो सीनियर रेजिडेंट एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी और पेडियाट्रिक इत्यादि विभागों के लिए आया हुआ है। अगली खबर चलते हैं तो ऑफिसर के पद खाली, जल्द करे आवेदन के साथ एक सेविका यानी भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड का विज्ञापन आया हुआ है, जिसमें कुल पदों की संख्या 147 है। ऑफिसर ग्रेड A के लिए पद निकाले गए हैं। ठीक है, जिसमें जनरल, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में सिविल, इलेक्ट्रिकल इत्यादि तथा ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित यह पद निकाले गए। ठीक, आयु सीमा 30 वर्ष है। और पात्रताएं क्या है? संबंधित विषयों से स्नातक, CA या इत्यादि तथा अन्य पात्रताएं। अंतिम तिथि की तरफ है तो अंतिम तिथि 31 मई 2020 तक है। नेक्स्ट खबर आ रही है जूनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार के लिए। यह कहाँ से आ रही? तो ये जो है 5 पद हैं पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल दिल्ली से आ रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट हमारा अभी इस पेज में ऐसा कुछ खास है नहीं। ये CISI की CISCI की SCE की है खबर है। इसमें दिया क्या है? द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की 10वीं और 12वीं के स्थगित परीक्षाओं की तिथि आयोजन के 8 दिन पहले जारी की जाएगी। परीक्षा खत्म होने के 6 से 8 हफ्ते के बीच बोर्ड रिजल्ट भी जारी कर देगा। बोर्ड के सचिव गेरी एराथून ने इस बाबत स्कूलों को पत्र लिखकर जानकारी दी है। उन्होंने स्कूलों को बताया कि आधिकारिक पत्र जारी कर स्थगित बोर्ड परीक्षाओं की तिथि के बारे में सभी को जानकारी दे दी जाएगी। लॉकडाउन के चलते CISC के कक्षा 10 की 6 और 12वीं की 8 विषयों की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। बोर्ड ने कहा कि परीक्षाएं जल्द निपटाने के लिए इनका आयोजन शनिवार व रविवार को भी होगा। ठीक, इसके अलावा क्या है? तो इसके अलावा कक्षा 11 में प्रोविजनल प्रवेश। बोर्ड ने निर्देश दिया कि कक्षा 10 में छात्रों को कहा कि कक्षा 10 के छात्रों को प्रोविजनल तौर पर कक्षा 11 में प्रवेश की अनुमति दे दी जाए। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर हम अगले पेज की तरफ। तो अगला पेज हमारा किससे संबंधित है? अगले पेज में जो है लोक निर्माण विभाग की एक विज्ञप्ति आई हुई है।
इस विज्ञप्ति के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज जो है ये नई ज़मीन या कह सकते हैं एडिटोरियल या एडिटोरियल से संबंधित है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं जिसे हम लोग डिस्कस किया जाए। यह कायदे से पढ़ने वाली खबरें होती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं। इन्हें आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इनसे आपके विचारों को और बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ उसमें जो अशुद्धता या नए जुड़ाव होने चाहिए, उन विचारों में नए उनको मोड़ देने चाहिए, वह भी इनसे प्राप्त होता है। तो इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ा करिए आप लोग। यह कुछ मूल्यवान वस्तुएं तथा बड़े बड़े लेखकों के विचार होते हैं जो कि चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया बदलते हैं। ठीक, और साथ ही साथ उनके बारे में हमारी समझ को भी विकसित करते हैं। थोड़ा आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, जल्दबाजी में मत पढ़ा करिए इन सब पेजों को। ठीक है, और पेपर ज़रूर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप पेपर लेना ही बंद कर दें, लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग क्या है हमारे लिए ज़रूरी। तो नेक्स्ट पेज है ये हमारा, इसमें है अमेरिका में संक्रमितों के लिए सबसे पहली खबर। तो ज़रूरी है कि अब कौन सी दवा का प्रयोग किया जा रहा है, अब कौन सी कौन सी दवा की मंजूरी दी गई। ये दी गई रेमडेसिविर के बारे में। ठीक, यह किससे संबंधित दवा है, तो यह दवा जो है इबोला से संबंधित है। ठीक है, इबोला के ट्रायल में फेल हुई थी रेमडेसिविर। दिलचस्प बात यह है कि रेमडेसिविर इबोला के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसी बीमारी के लिए हुए परीक्षण में यह विफल साबित हुई। डब्ल्यूएचओ भी कह चुका है कोरोना संक्रमण के पहले केस वाले शहर वुहान में परीक्षण में भी यह दवा सीमित असर ही कर सकी थी। यह दवा इंजेक्शन से नसों में दी जाती है। ठीक, इसके साथ ही आप सब लोगों को पता है कि भारत से भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवाई जो है बड़ी मात्रा में अमेरिका द्वारा मंगवाई जा रही है। उसी से संबंधित खबर है। देखते हैं पहले इस खबर के बारे में। अमेरिका में जो रेमडेसिविर की दवा को मंजूरी दी गई है देने के लिए, तो चलिए देखें क्या है खास इसमें। देखिए, वाशिंगटन खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि एफडीए ने कोरोना संक्रमितों के लिए रेमडेसिविर दवा के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है। मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोगी होने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नई दवा को अनुमति दे दी है। व्हाइट हाउस में दवा को मंजूरी देने का ऐलान करते वक्त ट्रंप के साथ यह दवा बनाने वाली कंपनी गिलीड के सीईओ डेनियल ओडे और एफडीए के आयुक्त स्टीफन हान मौजूद थे। एफडीए ने कहा कि गिलीड साइन की रेमडेसिविर सिर्फ सांस से लेने में दिक्कत वाले बेहद नाजुक हालत में पहुंचे उन मरीजों को दी जाएगी जिन्हें वेंटिलेटर या कृत्रिम ऑक्सीजन पर रखा गया हो। इबोला के इलाज के लिए बनाई गई एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर मानव परीक्षण के दौरान दिए जाने पर कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को आमतौर पर लग रहे 15 दिनों के मुकाबले औसतन 11 दिनों में ही छुट्टी मिल गई। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल वायरस के इलाज में कारगर साबित हुआ है। ट्रंप के सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा कि रेमडेसिविर से मरीज के स्वस्थ होने का समय घटा है। अमेरिका, यूरोप, एशिया में 68 जगह 1063 लोगों पर हुए ट्रायल में दवा कारगर साबित हुई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस पेज में और क्या खास है हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो ये है कि जहाँ जांच ज़्यादा हो रही है वहीं अधिक संक्रमण भी मिल रहा है, यानी कि अभी जांच की और ज़रूरत है हमारे यहाँ। ये कुछ स्थिति बताई गई। देखिए, दिल्ली में जांच हुई है। दिल्ली में 2151 जांच हुई, तो जोनों की जांच हुई तो इसमें 11 रेड जोन मिल गए, एक भी ऑरेंज जोन नहीं है वहाँ पे, ना ही एक भी ग्रीन जोन। तमिलनाडु में इसी तरीके से जो है 1583 दिया हुआ है, तो 12 रेड जोन मिल गए हैं, 24 ऑरेंज जोन और
1 ग्रीन जोन है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में 1174, देखिए राज्यों की जांच जो है ये प्रति 10 लाख में है। ये यहाँ देखिए, ये जो है प्रति 10 लाख में बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि एक में बात की जा रही, ठीक है। इसी प्रकार से गुजरात में 929 टेस्ट अगर हुए हैं तो रेड जोन के 9 रेड जोन घोषित हुआ है, 19 ऑरेंज जोन और 5 ग्रीन जोन। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के भी आप देख रहे होंगे। देखिए हर चीज़ नहीं डिस्कस की जाती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है और आप भी देखने से कतराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट खबर की तरफ चलिए रुक करते हैं। नेक्स्ट खबर की पहली खबर है नेक्स्ट पेज की हमारे कि 8 विशेष ट्रेनों से 7,000 श्रमिकों को 7,000 श्रमिकों की घर वापसी। लखनऊ की गाड़ी आज पहुंचेगी, तो इसे देख लेते हैं। इसमें क्या देखते हैं तो उम्मीदों की इन ट्रेनों पर सवार होकर घर पहुंचे प्रवासी। कौन कौन सी ट्रेनों पर अभी चालू हो चुकी है, अभी लोग घर पहुंच चुके हैं। तो एक जयपुर से पटना, कोटा से हटिया, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, लिंगमपल्ली से हटिया, एर्नाकुलम से भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम से हटिया और साबरमती से आगरा। ठीक है, ये देखिए यूपी के 850 मजदूर आज पहुंचेंगे लखनऊ। महाराष्ट्र में फंसे यूपी के 40 जिलों के 850 से अधिक श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन रविवार सुबह 8 बजे लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। एडीएम ईस्ट केपी सिंह ने बताया कि सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें रोडवेज की विशेष बसों से उनके गृह जिलों भेजा जाएगा। इनमें सबसे अधिक 100 श्रमिक सिद्धार्थनगर जिले के हैं। देखिए रेलवे बोर्ड ने ये कहा है कि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाने के साथ ही देश भर में फंसे मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने शनिवार को बताया कि जोनल रेलवे राज्य प्रशासन की मांग के हिसाब से ट्रेन चलवाएगा। इसके लिए स्थानीय जिलाधिकारी और डीआरएम एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। इस बारे में अगर कोई विशेष जानकारी हुई तो जोनल सीपीआरओ बताते रहेंगे। बाकी और इस खबर में ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए एक खबर आ रही, कृषि क्षेत्र को प्रतिबंधों से मुक्त करने पर जोर। तो इसे हम पूरा देखेंगे कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि क्षेत्र में सुधार के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान कृषि विपणन और किसानों को आसान संस्थागत कर्ज उपलब्ध कराने पर बात हुई। साथ ही कृषि क्षेत्र को कानूनी उपायों के माध्यम से विभिन्न पाबंदियों से मुक्त करने पर जोर दिया गया। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 15% हिस्सा कृषि क्षेत्र का और आधी से ज़्यादा आबादी इसकी आजीविका से जुड़ी। देखिए कितनी विडम्बना है। इसका योगदान तो जीडीपी में खाली 15% है, लेकिन आधी से ज़्यादा आबादी लगभग 67.7% लोग हैं। 67.7% नहीं, सॉरी, लगभग जो है 55% लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। ठीक है, और जीडीपी में योगदान मात्र 15% का है। बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन के बावजूद कृषि क्षेत्र में सुगमता से काम हो रही है। इसके चलते दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले इस क्षेत्र की वृद्धि पर ज़्यादा असर नहीं दिखेगा। इस दौरान फसलों के विकास में जैव प्रौद्योगिकी के प्रभाव, उत्पादकता में वृद्धि और लागत में कमी आदि के विषयों पर भी मंथन हुआ। बैठक में कृषि के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए रियायती कर्ज प्रवाह, प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों के लिए विशेष किसान कार्ड और कृषि उत्पादों के राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों में कारोबार की सुविधा आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी बात हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। नेक्स्ट है कि मुन्ना बजरंगी के बाद बागपत जेल में एक और की हत्या हो गई है। ये उतना इम्पोर्टेंट खबर नहीं है जिसको जानना जाए। निर्माण सामग्री और यूपी में निर्माण सामग्री और मोबाइल दुकान खोलने की छूट। हालांकि इसके बारे में पहले पेज पे हमने देखा था, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि ये
4 मई से एडवाइजरी जारी करेंगे। लेकिन अंदर एक खबर आ रही है कि निर्माण सामग्री और मोबाइल रिपेयरिंग दुकान खोलने की छूट दी गई। तो देखते हैं, लखनऊ से ये खबर आ रही। तो प्रदेश में हॉट स्पॉट क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे कस्बों में निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेंट, मोरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर व मोबाइल रिपेयर वाली दुकानें सशर्त खोलने की छूट दे दी गई है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा है कि जहां दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। नेक्स्ट खबर आ रही है हाईकोर्ट से और अदालतों से संबंधित है, इसे देख लेते हैं। क्या है हेडिंग, तो अगले आदेश तक बंद रहेंगी जिला अदालतें। प्रयागराज से खबर आ रही। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला अदालतों को और अपने अधीन काम करने वाले अधिकरणों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। महानिबंधक हाईकोर्ट द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना में सभी जिला जजों से कहा गया है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जिला अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखें। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने 23 मार्च को जिला अदालतों को बंद करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट एक खबर आ रही कि आज कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद कहने की तैयारी में जुटी सेना। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है खबर। देखिए, महामारी के खिलाफ संघर्ष की कमान संभाल रहे लाखों डॉक्टरों, चिकित्सक, सहायकों, सफाई कर्मियों व अन्य जाबाजों को सेना रविवार को अनोखे तरीके से धन्यवाद कहेगी। शुक्रिया अदा करने के लिए लड़ाकू विमान आसमान में परेड करेंगे तो नौसेना के युद्धपोत समुद्र में रोशनी से नहाएंगे। सेना ने इसकी तैयारी चालू कर दी है। CDS जनरल विपिन रावत ने शुक्रवार को कहा था कि तीनों सेनाएं कोरोना योद्धाओं को कई तरीके से धन्यवाद देंगी। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने बताया कि यह धन्यवाद श्रृंखला दिल्ली और अन्य शहरों में रविवार की सुबह पुलिस मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ चालू की जाएगी। यह काम लॉकडाउन के दौरान तैनात पुलिस के जवानों के सम्मान में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टर अस्पतालों पर फूल की वर्षा करेंगे। इसके अलावा सैन्य बैंड विभिन्न सरकारी अस्पतालों के बाहर देशभक्ति धुन बजाकर डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाएंगे। यह होगा कब, तो सुबह 10 से 11 बजे के बीच आसमान में लड़ाकू विमानों की परेड होगी। सुबह 10 से 11 बजे के बीच पूरे कुछ शहरों में और बड़े कस्बों में वायुसेना के लड़ाकू व मालवाहक विमान उड़न परेड निकालेंगे। विमान श्रीनगर से लेकर के तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक के बड़े शहरों को कवर करेंगे। कुछ विमान 500 मीटर से भी कम ऊंचाई पर उड़ेंगे। अगली खबर आ रही है कि CRPF के 68 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कहाँ पे थे ये जवान? तो ये जवान दिल्ली में थे। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। चलिए, एक और खबर आ रही मौसम से संबंधित। तो देखिए, प्रदेश में गरज चमक के साथ आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने ये लखनऊ से खबर आ रही। तो मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश में कई इलाकों में रुक रुक कर तेज आंधी, धूल भरे अंधड़, गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक धूल भरे अंधड़ की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो सकती है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक JP गुप्ता ने शनिवार को बताया कि देश के उत्तरी इलाकों में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में मौसमी बदलाव होने जा रहे हैं। रविवार से 7 मई तक प्रदेश में रुक रुक कर कई स्थानों पर मौसमी बदलाव की गतिविधियां होती रहेंगी। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ तेज धूल भरी आंधी, अंधड़ और बौछारें पड़ने के आसार हैं। ठीक है, बाकी इस पृष्ठ में और कुछ खास खबरें नहीं। चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज भी ठीक उसी प्रकार से है, एडिटोरियल की तरफ, किंतु यह हास्य रंजनी। इसमें मनोरंजन से संबंधित खबरें हैं। इसे आप लोग पढ़िए और मनोविनोद करिए इस क्वारंटाइन के दौर में। नीचे स्पोर्ट्स से संबंधित खबर है। हाल फिलहाल स्पोर्ट्स कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, तो स्पोर्ट्स से संबंधित कोई ऐसी खबर नहीं होगी जिस पे हमको चर्चा करना आवश्यक हो। ठीक है, चलते हैं अगले पेज की तरफ, जो कि हमारा आखिरी पेज है। इसमें क्या है, तो देखिए, तो इसमें सबसे ज़रूरी खबरों के बारे में हम लोग छांटते हैं।
परिस्थिति देखिए कोरोना से कितनी विकट हो गई। तो देखिए जयपुर में घर चलाने को ज्वेलर सब्जी बेच रहा है। जयपुर से खबर आ रही कि लॉकडाउन के चलते कुछ जगहों पर हालात इतने बिगड़ गए कि लोग परिवार पालने के लिए कुछ भी करने को मजबूर हैं। 25 वर्ष से जयपुर में ज्वेलरी शॉप चला रहे हुकुमचंद सोनी इन दिनों सब्जी बेच रहे हैं। सोनी ने बताया कि मेरी रामनगर इलाके में दुकान है और उसी से पूरे परिवार का गुजारा होता था। लॉकडाउन के चलते घर का खर्च चलाने के लिए मेरे पास सब्जी बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। सोनी ने बताया, मेरे पास बहुत ज़्यादा बचत भी नहीं थी। लॉकडाउन की शुरुआत में कुछ हफ्ते तो काम चल गया, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। घर बैठने पर कोई खाना नहीं देता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं कहीं तो विकट परिस्थितियाँ विकट हो गई हैं और कहीं कहीं विकट होने को आतुर हैं। इसीलिए सावधानी और संभल करके खर्च कीजिए आप भी अपनी बचतों को, क्योंकि जो भी है आपकी बचत है। नेक्स्ट है कि यूरोप में संक्रमितों की संख्या हो गई अब तक 15 लाख, जिस और 1.40 लाख से ज़्यादा की मौत भी हो गई है। यूरोप की बात हो रही है, केवल इंग्लैंड या ब्रिटेन की नहीं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इसे इंग्लैंड को ही लेकर के मान लें। संपूर्ण यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये एक डाटा दिया हुआ है, इसे हम लोग देख लेते हैं अगर देखना चाहना था। जो देखिए अमेरिका में संक्रमितों की संख्या अब तक कितनी हो चुकी है, 11,34,084 लोग, जिसमें से मृत्यु हुई 65,888 की। इसी प्रकार से स्पेन में 2,45,567 लोग संक्रमित पाए गए हैं, मौत हुई 25,100 लोगों की। इटली में 2,07,428 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें से 28,236 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जर्मनी में 1,64,271 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें मौतें हो चुकी हैं 6,734 लोगों की। फ्रांस में 1,67,346 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें 24,549 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्रिटेन में 1,77,454 लोग पाए गए हैं, जिसमें 27,510 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चीन में 82,875 लोग पाए गए हैं, जिसमें से कि 4,633 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ईरान में 96,448 लोग पाए गए हैं, जिसमें से अब तक 6,156 लोगों की मृत्यु आ गई है। ये WHO से संबंधित खबरें आ रही हैं, तो कोरोना से ही संबंधित, आइए देखते हैं। तो देखिए WHO की आपात समिति की जिनेवा में 30 अप्रैल को हुई बैठक के बाद कोविड-19 महामारी को लेकर नई सिफारिशें जारी की गई हैं। संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ग्रेब्रेयेसस ने घोषणा की कि कोरोना दुनिया के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में वैश्विक चिंता का कारण बनी रहेगी। इससे जल्द छुटकारा मिलना संभव नहीं है। इस पर समिति ने 10 सिफारिशें जारी की हैं। इनमें से WHO की भूमिका को और ज़्यादा बढ़ाने को कहा गया है। सरकारों से कहा गया कि वे संगठन को उसकी गतिविधियों में मदद और बढ़ाएं। नेक्स्ट है, ट्रंप के हमले के बावजूद कोरोना से निपटने के प्रयासों पर चीन की प्रशंसा। तो WHO के कोरोना महामारी से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कई आरोप लगाने के बावजूद चीन की प्रशंसा की है WHO ने। ठीक है, उसने कहा कि दूसरे देशों को वुहान से सीखने की ज़रूरत है, कैसे वायरस पर काबू पाया जा रहा है। दूसरी तरफ संगठन में आपात स्थितियों के प्रमुख डॉक्टर माइकल रायन ने कहा कि कोरोना किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है। नेक्स्ट खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है कि पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। ठीक है, देखिए दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया ताकि आतंकी भाग सके। पथराव में जवानों को चोटें आई हैं। मारे गए आतंकियों को फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी। उनके पास से हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया। शनिवार तड़के पुलवामा के डांगरपुर इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सेना की 55वीं राष्ट्रीय राइफल, CRPF और जम्मू कश्मीर
पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों के एक मकान में छिपे होने की जानकारी मिली। सेना ने आसपास के घरों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। इसके बाद छिपे आतंकियों से आत्मसमर्पण करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने विस्फोटक से मकान को उड़ा दिया। सूत्रों की माने तो मारे गए आतंकी जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दूसरे आर्थिक पैकेज की तैयारी की जा रही है। इसके बारे में खबर है। तो चूंकि अभी तैयारी की जा रही है तो इसलिए यह खबर उतनी आवश्यक नहीं है। ठीक है, पहले दिया था 1.7 लाख करोड़ का पैकेज, मतलब इसके पहले 1.7 लाख का करोड़ का पैकेज सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। ये तो हो गया है। ठीक, नेक्स्ट है तो रिजर्व बैंक ने एक आदेश पारित कर सभी सरकारी बैंकों से लघु उद्योगों को बेहिचक कर्ज देने को कहा है और सरकार को इन सभी कर्जों की गारंटी देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन पहले ही खराब कर्ज से जूझ रहे बैंक सिर्फ उन्हीं उद्योगों को पैसे देने को तैयार है जिनकी क्रेडिट रेटिंग B+ या उससे ऊपर मुनाफे की बैलेंस शीट है। इससे सिर्फ 10% उद्योगों को ही कर्ज मिल पाएगा। ठीक है, इसके अलावा और इसमें कुछ इतना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग तब चर्चा करेंगे जब दूसरा आर्थिक पैकेज आता है। ठीक है, इसी के साथ आप लोग देख ही रहेंगे 12 में से 12 पेज हमने डिस्कस कर लिए। ये देखिए नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। और मित्रों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।